हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। राजीव के ये कहने पर कि डॉक्टर ने कहा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन उसे जाने से डर लग रहा है। राघव राजीव को अजीब नज़रों से देखते हुए कहता है, आपको क्या हुआ है? राजीव राघव की बात पर बोला, मुझे क्या हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। राघव अपनी आंखें रोल करते हुए बोला, आपने अभी कहा कि ट्रैवल करने में आपको डर लग रहा है, मतलब कुछ हुआ होगा, तभी तो डर लग रहा है। राजीव राघव को घूरते हुए बोला, इडियट, मुझे डर नहीं लग रहा है, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। इस तरीके से उसका ट्रैवल करना मुझे नहीं लगता उसकी सेहत के लिए सही होगा, और मैं सेहत को लेकर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। राघव अपनी आंखें बड़ी करके बोला, 1 महीने पहले तो आपकी कोई दूर दूर तक एक गर्लफ्रेंड भी नहीं थी। अचानक सीधा बीवी के साथ बच्चा कहाँ से पैदा हो गया? मृत्युंजय राघव की बात पर बोला, राजीव ने ऑनलाइन ऑर्डर किया अपने लिए, तुम भी कर लो, कब तक सिंगल पड़े रहोगे? राघव मृत्युंजय की बात पर कुछ देर सोचने के बाद राजीव से अपना फ़ोन निकालते हुए बोला, बस मुझे जल्दी से वेबसाइट्स बताइए, मैं भी अपने लिए बीबी ऑर्डर करूँगा, बच्चा तो मैं खुद पैदा कर लूँगा। राजीव एक नज़र मृत्युंजय को घूरने के बाद राघव को घूरते हुए बोला, इडियट, मृत्युंजय तुझे बेवकूफ़ बना रहा है और तू बेवकूफ़ बन रहा है। मेरी बीबी है यार, किसी ऑनलाइन इंटरनेट वेबसाइट से ऑर्डर नहीं किया है। राघव कन्फ्यूजन भरी नज़रों से राजीव को देखने लगता है तो राजीव उसे अपने और रिद्धिमा के बारे में सब कुछ बता देता है। सारी कहानी सुनने के बाद राघव अपना सिर हिलाते हुए बोला, वाह, आपकी लाइफ कितनी अच्छी हो गई होगी ना। मृत्युंजय राघव को घूरते हुए बोला, तुमसे किसने कहा कि शादी के बाद मर्दों की लाइफ अच्छी हो जाती? राघव कुछ कहता है उससे पहले ही राजीव मृत्युंजय से बोला, क्यों, महक से शादी करके तुम्हारी जिंदगी अच्छी नहीं हुई है क्या? मृत्युंजय अपनी आंखें रोल करते हुए बोला, घूम फिर कर मुझ में आना ज़रूरी होता है क्या? तुम्हारी वाइफ को कुछ नहीं होगा, सारी सेफ्टी की जिम्मेदारी रखेंगे हम लोग। अब जाकर चुपचाप बैग पैक करो, उस गधे ने कल की जगह आज शाम को ही निकलने का प्लान किया है। राघव मृत्युंजय की बात पर बोला, बॉस, अगर हम कल की जगह आज निकलने वाले हैं तो मुझे घर जाना होगा सामान पैक करने के लिए। मृत्युंजय राघव को हाथ दिखाते हुए बोला, निकलो यार तुम यहाँ से। राघव जल्दी से केबिन से बाहर चला जाता है। मृत्युंजय राजीव के चेहरे को देखते हुए बोला, तुझे क्या हुआ है, तू इतना परेशान क्यों है? राजीव कुछ सोचते हुए चेयर पर बैठकर बोला, यार मुझे ऐसा लगता है जैसे रिद्धिमा मेरे साथ खुश नहीं है। मृत्युंजय कंफ्यूज होकर बोला, क्यों, तुझमें क्या खराबी है जो तेरे साथ खुश नहीं रहेगी, और क्या ऐसा रिद्धिमा ने कहा? राजीव अपनी गर्दन नहीं में हिलाकर बोला, उसने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन वह मुझसे बात ही नहीं करती, वही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। मम्मी और डैडी के साथ अच्छे से रहती है, लेकिन मुझे देखते ही चुप हो जाती है। इसलिए मुझे लगता है कि शी इज़ नॉट हैप्पी एंड कंफर्टेबल विथ मी। मृत्युंजय राजीव की बात पर कुछ देर सोचने के बाद बोला, मुझे लगता है कि सब कुछ इतना अचानक हुआ कि उसे कुछ समझने का मौका ही नहीं मिल रहा। तुम उसे टाइम दो, बातें करो। राजीव बेचारा सा मुंह बनाकर बोला, हमारी शादी को 1 महीने होने वाले हैं, लेकिन हम दोनों ने कभी साथ में टाइम स्पेंड नहीं किया क्योंकि वो नर्वस होती है। मृत्युंजय मुंह बनाते हुए बोला, या इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कोई लड़की नहीं हूँ, मेरी बीवी से पूछ कर बताऊँगा। राजीव गहरी सांस लेकर बोला, मुझे तो एक और टेंशन हो रही है, जब तेरे घर के औरतों को पता चलेगा मेरी शादी के बारे में, तब महक मेरा क्या हाल करेगी? मृत्युंजय तिरछी नज़र से राजीव को घूरते हुए बोला, एक बात हमेशा अच्छे से याद रखना, मेरी बीवी को कोई फर्क नहीं पड़ता
राजीव मृत्युंजय को देखते हुए बोला, लेकिन तुम्हारी शक्ल को देखकर साफ पता चल रहा है कि तुम्हें ज़रूर फर्क पड़ रहा है। मृत्युंजय राजीव की आंखों दिखाता है तो राजीव चेयर से खड़ा होते हुए कहता है, चल तेरे घर में मिलते हैं, बाय। इतना कहकर राजीव मृत्युंजय के केबिन से बाहर चला जाता है। मृत्युंजय राजीव के जाने के बाद कुछ सोचते हुए बोला, क्या मुझे जलन हो रही है? नहीं, मुझे कभी जलन नहीं होती। इतना सोचते हुए मृत्युंजय अपने ख्याल को झटकता है और फिर से अपने काम में लग जाता है। इधर इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में विप्लव, अदिति और रिया यूनिवर्सिटी आ चुके थे। अदिति का सामान निधि जी और शोभित अरेंज करने वाले थे, इसलिए उसे कोई टेंशन नहीं थी और विप्लव उसके लिए तो विकल्प था। और जहाँ तक रही रिया की बात, उसके फैमिली वाले उसके लिए सूटकेस लाने वाले थे, इसलिए तीनों रिलैक्स होकर यूनिवर्सिटी जा चुके थे। लंच का ब्रेक हो चुका था। रिया और विप्लव साथ में बैठे हुए थे। विप्लव इधर उधर देखते हुए रिया से बोला, यार ये बनी कहाँ रह गई, अभी तक नहीं आई। रिया आ रहे कुणाल और शुभ की तरफ इशारा करते हुए बोली, बनी नहीं आई तो क्या हुआ, उसके क्लास के नमूने तो आ गए ना। विप्लव अपना सिर घुमाकर कुणाल और शुभ की तरफ देखकर उन्हें आवाज़ लगाते हुए बोला, और नमूनों इधर आओ। विप्लव की आवाज़ लगाने पर दोनों उनके पास आ जाते हैं और कुणाल रिया की तरफ देखते हुए नाराज़गी से कहता है, सीनियर, मुझे पता है कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो, लेकिन आप इस तरीके से हम लोगों को नमूना नहीं कह सकते। विप्लव कुणाल की बात पर अपनी आंखें छोटी करके बोला, तुझे मार खाकर अच्छा नहीं लगा क्या? जो मेरी रिया के साथ फ्लर्ट कर रहा है, तेरी आंख को गोल घेरे से ढक दूंगी। कुणाल विप्लव की धमकी पर 2 कदम पीछे होकर बोला, धमकी देना बंद कीजिए और बताइए हम लोगों को क्यों बुलाया है? रिया कुणाल को घूरते हुए बोली, बनी कहाँ है? जिसका जवाब में शुभ बोला, बनी और बॉबी ड्रामा क्लब में है। बॉबी के जिक्र पर विप्लव कुणाल को घूरते हुए बोला, अपनी उस बिगड़ी हुई बहन को मेरी बनी से दूर रखो। कुणाल अपनी आंखें रोल करते हुए बोला, मेरी बहन बिगड़ी हुई नहीं है, उससे ज़्यादा बकवास करने वाले लोग पसंद नहीं हैं। विप्लव कुणाल की बात पर बोला, अच्छा तुम यहाँ पर मेरी रिया के साथ बैठो, मैं अपनी बनी को लेकर आता हूँ, वो खाली पेट नहीं रह सकती। कुणाल विप्लव की बात पर जल्दी से कुर्सी पर बैठ जाता है। शुभ उसे एक नज़र घूरने के बाद खुद भी वहीं पर बैठ जाता है और विप्लव ड्रामा क्लब की तरफ निकल जाता है। विप्लव जब ड्रामा क्लब के एंट्रेंस पर पहुंचता है तो देखता है एक लड़का बॉबी के दोनों कंधों को पकड़ा उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। विप्लव आओ देखता है न ताओ और दौड़ते हुए जाकर उस लड़के के मुंह पर एक जोरदार लात मार देता है। विप्लव के ऐसा करते ही आवाज़ आती है, कट। सभी लोग खड़े हो जाते हैं। अदिति जीवनज में विप्लव को देखती है। विप्लव को अब जाकर एहसास होता है कि उसने कुछ गलती की है। बॉबी विप्लव के सामने आकर उसे घूरते हुए बोली, क्या तुम्हारा दिमाग सच में घुटने में है? ये ड्रामा क्लब है, यहाँ पर ड्रामा चल रहा है। मैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पार्टनर को लात मारने की? विप्लव बॉबी को घूरते हुए बोला, ड्रामा क्लब है तो कोई ऐसा ड्रामा करो ना जिसमें लोगों को इंस्पिरेशन मिले। तुम लोग तो यहाँ पर ज़बरदस्ती करना सिखा रहे हो। बॉबी अपनी आंखें छोटी करके बोली, तुम ना अपना ज्ञान जाकर किसी और को दो, हम लोगों को नहीं। यहाँ वही चलता है जो बिकता है और लोग देखना पसंद करते हैं। विप्लव जमीन पर गिरे लड़कों की तरफ इशारा करते हुए बोला, इसके जैसे चपर गंजू की ज़बरदस्ती करना यही देखना पसंद करते हैं ना लोग। बॉबी विप्लव की बात पर बोली, तुम यहाँ पर अपना ये खूबसूरत के साथ बेअकल का चेहरा दिखाने क्यों आए हो?
विप्लव बॉबी को घूरते हुए बोला, तारीफ कर रही हो तो जरा तमीज़ से करो कि मुझे खुशी महसूस हो। अदिति उन दोनों को झगड़ता हुआ देखकर जल्दी से विप्लव के पास आकर बोली, वापी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विप्लव अपना सिर घुमाकर अदिति को घूरते हुए बोला, तुम कह रही थी तुम्हें बॉक्सिंग करनी है, तुम ये सब बकवास सीख रही हो। लगता है ब्रो से तुम्हारी कंप्लेन करनी पड़ेगी। अदिति विप्लव की बात पर जल्दी से बोली, नहीं मैं तो बस बॉबी विप्लव अदिति की बात को बीच में काट कर बोला, बस मुझे और कोई बकवास नहीं सुननी है। तुम इस लड़के नाम वाले लड़के से आज के बाद दूर रहोगे। विप्लव की बात पर अदिति मायूसी से अपनी गर्दन हिला देती है और बॉबी बुरी तरीके से विप्लव को घूरने लगती है। विप्लव अदिति के हाथ को पकड़कर बोला, चलो मैं तुम्हें यहाँ पर लंच के लिए बुलाने आया था। इतना कहकर विप्लव सब लोगों को अनदेखा करते हुए अदिति को लेकर ड्रामा क्लब से बाहर चला जाता है। बॉबी के कॉमन फ्रेंड रूबी बॉबी के पास आकर बोले, यार ये सीनियर कुछ ज़्यादा ही हवा में नहीं उड़ता है, जब देखो तब जाकर पहले से गलती करता है और दोबारा हमें ही सुनाता है। बॉबी रूबी की बात पर बोले, डोंट वरी रूबी, इसे तो एक दिन ऐसा सबक सिखाऊंगी कि नाक रगड़ कर रोते हुए आएगा मेरे पास। रूबी कंफ्यूज होकर बोली, क्या करने वाली हो तुम उसके साथ? बॉबी एक तिरछी मुस्कान के साथ बोली, कुछ भी नहीं, समय के साथ तुम्हें पता चल जाएगा। इतना कहकर बॉबी खुद भी ड्रामा क्लब से बाहर विप्लव और अदिति के पीछे कैंटीन की तरफ चली जाती है। इधर शाम का वक्त था। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरी फैमिली एयरपोर्ट में खड़ी हुई थी। अमृत हैरानी और कन्फ्यूजन के साथ वैशाली को देख रहा था, क्योंकि वैशाली ने उसके लिए सूटकेस पैक कर लिया था। अमृत की नज़रों के खुद पर महसूस करते हुए वैशाली इरिटेट होकर बोली, तुमको ज़रूरत का है हमको इस तरीके से घूरने की? अमृत वैशाली की आवाज़ पर होश में आते हुए बोला, मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुमने सूटकेस पैक क्यों किया? मैं कर लेता ना। वैशाली अपना सिर घुमा अमृत को घूरते हुए बोली, काहे? अगर हमने कर दिया पैक तो का भूकंप आ गया? अमृत अपनी गर्दन नहीं में हिलाकर बोला, अरे नहीं, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुमने मेरे लिए ये काम किया, थैंक यू। वैशाली अमृत की बातों को इग्नोर कर देती है और जाकर महक के साथ खड़ी हो जाती है। विक्रम सब लोगों की तरफ देखते हुए बोला, सभी लोग आ गए ना? सुधांशु जो महक के साथ खड़ा हुआ था विक्रम की बात पर महक से बोला, दीदी मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, लोग शादी करने के लिए इतना मरते क्यों रहते हैं? मृत्युंजय सुधांशु की बात पर बोला, जब तुम्हें ऐसी लड़की मिल जाएगी ना तब तुम भी मरोगे शादी के लिए। सुधांशु अपनी आंखें रोल करते हुए बोला, एक बात बताइए, मैं जब भी अपनी दीदी से बात करता हूँ तो आपका टोकन की तरह बीच में टोकना जरूरी होता है क्या? मृत्युंजय अपनी आंखें छोटी करके बोला, तुम जिससे बात कर रहे हो वो मेरी बीवी है। सुधांशु महक से बोला, दीदी आप बताओ, आपका रिश्ता गहरा किस जगह साथ है? उसके साथ जो 20 सालों से आपके साथ है, या उसके साथ जो 6 महीने पहले ही आपको साथ आया है? सुधांशु के सवाल पर मृत्युंजय भी महक को देखने लगता है, क्योंकि वो भी जानना चाहता था कि सुधांशु और मृत्युंजय में कौन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है महक की ज़िंदगी में। महक उन दोनों की नज़रों को खुद पर महसूस करके बोली, मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरे मम्मी पापा है, उसके बाद आप दोनों का बैलेंस इक्वल है। मृत्युंजय महक की बात पर सुधांशु से बोला, देखा तुम्हारे 20 साल के प्यार को मेरे सिर्फ 6 महीने के प्यार में इक्वल कर दिया। सुधांशु मुंह बनाते हुए बोला, मेरी भी बारी आएगी
तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।